नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। झारखंड में राजनीतिक उठापटक के बाद अब तैयारी चल रही है सरकार बनाने की, और उसमें भी जो दो फार्मूला निकला है। एक फार्मूला ये कि जो 3 दल जीते हैं वो मिलकर सरकार बनाए, और दूसरा फार्मूला ये कि नहीं, उसमें JVM-P को भी शामिल कर लिया जाए, ताकि जो है सत्ता पक्ष की हनक और प्रभाव रहेगा कि ये ताकतें एक साथ है। उम्मीद है कि JVM साथ में आएगा, एक मंत्री पद उसे मिलेगा। उसके पास 3 सीटें हैं, RJD के पास 1 सीट है, तो हो सकता है मंत्री पद मिले भी, और ये भी हो सकता है कि उनको किसी बोर्ड के चेयरमैन वगैरह पद दे दिया जाए। कांग्रेस ने ये बात साफ कह दिया है JVM से कि आप चाहें तो अपने कोटे से 1 मंत्री पद उनको दे सकते हैं, यानी कि हमारे कोटे में JVM के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हेमंत सोरेन चूँकि बाबूलाल मरांडी से मिल के आए हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस पर सहमति बन गई है, JVM साथ आएगी। अब सवाल ये है कि हेमंत सोरेन चूँकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उनके सामने इस समय क्या क्या चैलेंजेज है। सबसे बड़ी बात जो मानी जा रही है रघुबर दास के जाने में, वो आदिवासी और जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनमें अपनी ज़मीन की सुरक्षा को लेकर के असुरक्षा भाव पैदा हो गया था, क्योंकि इन्होंने काश्तकारी कानून में बदलाव किया था। इसको लेकर के काफ़ी वहाँ विरोध भी हुआ था। ये नहीं माने तो नतीजा सबके सामने है। दूसरी जो समस्या वहाँ की है वो है जल संरक्षण की। चूँकि पठार पे बसा हुआ है झारखंड, पहाड़ी इलाका भी है, इसलिए वहाँ पे पानी की दिक्कत है, और जल संरक्षण को लेके और सबको पानी उपलब्ध कराने को लेकर के वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, जिसको ले ताकि घर घर जो है पीने का पानी पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ये एकदम ऊपर टॉप लिस्ट में है कि कैसे लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना है, लिहाजा इस मामले में उन्हें केंद्र से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। तीसरी बड़ी जो समस्या है वो है वहाँ पे बेरोजगारी की, और वहाँ पे सक्रियता बढ़ानी होगी। और जो 2 आयोग हैं, लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उनकी कार्यप्रणाली को हमेशा सवालों के घेरे में रही है, तो उसको भी चुस्त करने की ज़रूरत है। चौथी जो समस्या नक्सलवाद, माना यह जा रहा है कि बीजेपी नक्सलवाद को लेकर के गृह मंत्री जो वार कर रहे थे, कहीं ना कहीं आदिवासियों का सेंटिमेंट उनसे जुड़ा हुआ है। अब बेशक बीजेपी सरकार ये दावा करे कि नक्सलवाद का सफाया हो गया झारखंड से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि कई बार उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की, हाँ अंकुश जरूर लगा है। तो ये नक्सलवाद की समस्या हेमंत सोरेन के सामने भी रहेगी, चूँकि उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जिस पृष्ठभूमि से हेमंत सोरेन आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उन लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। तो हेमंत सोरेन को बैलेंस बना के चलना होगा, क्योंकि अब वो सिर्फ JMM के नेता नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, और ये हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बना करके रखने की। कानून व्यवस्था की बात छिड़ गई तो कानून व्यवस्था में ही एक आपको याद होगा मॉब लिंचिंग, झारखंड की बहुत बड़ी समस्या। कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई और उसको लेकर के तूफान खड़ा हुआ, पूरे देश में गलत मैसेज गया। तो इस पे भी रोक लगाने की ज़रूरत है। बीजेपी सरकार के बदनाम होने में एक और बहुत बड़ा कारण है, जो पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे पहुँचे उसमें उसके ऊपर आरोप लगा था कि ये जो है अमीरों की पार्टी है, पूंजीपतियों का फेवर करती है, गरीबों की ज़मीन ले लेती है और उस पर पावर प्रोजेक्ट लगवाती है, और वो मुनाफा कमा करके अपनी जेब भरते हैं। तो वहाँ पे बिजली उत्पादन की दिशा में जो है बेशक प्रोजेक्ट चाहे जितने लगे हों, लेकिन बिजली उत्पादन की दिशा में भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और ये चैलेंज इनके सामने, हेमंत सोरेन के सामने रहेगा। जो 7वीं समस्या है वो उद्योग धंधे की है कि उद्योग धंधे जब तक नहीं लगेंगे तब तक नौजवानों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां कितनी होंगी, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार पे लगाम, यानी कि हेमंत सोरेन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और रघुबर दास पे भी लगे हैं। कंबल वितरण योजना में जिस तरीके से चारा घोटाले में स्कूटर के नंबर पे ट्रक दिखाया गया था और चारा ढोया गया था, ठीक उसी तरीके से 250 के स्पीड में ट्रक चल करके कंबल ढोया गया था रघुबर दास के ज़माने में। और इस पूरे मुद्दे को उठाया सरजू राय ने। सरजू राय ने चारा घोटाला भी उठाया था। सरजू राय ने जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनके भ्रष्टाचार के भी मामले को उठाया था, और सरजू राय ने जो है कंबल घोटाले को भी उठाया था। और वो सरजू राय अब किसी के साथ नहीं है, यानी कि न सत्ता पक्ष के साथ है न विपक्ष के साथ है, वो निर्दलीय हैं। लिहाजा वो अपना तेवर बरकरार रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने या JMM ने कोई उनको मरम्मत नहीं की थी, वो अपने बल पे जीत करके आए हैं। और जो 9वां इशू है वो है आरक्षण का इशू, कि राज्य में पिछड़े वर्ग का आरक्षण और जिलावार रोस्टर क्लियरेंस एक बड़ी समस्या है। चुनाव के दौरान दलों ने पिछड़े वर्ग को ज़्यादा आरक्षण देने का वायदा किया था। राज्य में आरक्षण की व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा असंतोष है। और एक जो और समस्या है वो है
वहाँ की स्थानीयता नीति एक बड़ा मसला है। भाजपा सरकार ने इसे सुलझाने का दावा किया, स्थानीयता नीति की नीति बनाई, जिसे लेकर के आज के गठबंधन के सभी प्रमुख दलों में असंतोष है। तो वो स्थानीयता नीति में वो क्या चेंजेस करते हैं, कैसे लोगों को संतुष्ट करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं जो हेमंत सोरेन को विरासत में मिली हैं और इसे हल करके उन्हें दिखाना होगा कि पहले अनुभव से, यानी कि पहले कार्यकाल में जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे रहे उसके अनुभव का उन्होंने इस्तेमाल किया। राजनीति में होता क्या है कि समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ आप में सबको ले करके चलने की दक्षता भी होनी चाहिए। शायद रघुवर दास इसमें फेल हुए, अदरवाइज सरजू राय इतने बागी नहीं हुए होते, और बागी नहीं हुए होते सरजू राय तो बीजेपी की ये स्थिति भी नहीं होती। सरजू राय ने सिर्फ मुख्यमंत्री को नहीं हराया है, सरजू राय की बगावत की वजह से बीजेपी के ओवरऑल रिजल्ट पे भी फर्क पड़ा है। और अब बीजेपी उसका एनालिसिस कर रही है कि 13 सीटें जो निकली हैं वो भी रघुवर दास के ही सलाह पे आजसू से जो है गठबंधन नहीं हुआ था। उन 13 सीटों पे दोनों दलों यानी बीजेपी और आजसू के जोड़ दिया जाए तो वो ज़्यादा वोट बैठ रहा है, और ये 13 सीटें ये लोग निकाल सकते थे। 13 सीट यदि निकाल लिए होते तो आज की एकदम स्थिति अलग होती, क्योंकि जेबीएम है, जेबीएम को दोनों में से किसी के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।